Bismillahirrahmanirrahim. Uh, this is our topic number and lecture number 10. And the topic for today's lecture is landslides or slope instability. This lecture is divided into three subtopics or three sub-lectures. That is, the first one is 10A. So lecture, this is 10A. Then we have 10B and then 10C. So first of all, let us know about landslides or slope instability. So basically, landslides or slope instability both are the same thing. So in this lecture or in this first part of the lecture, we will cover these contents like what are landslides, like we will know about the introduction of the landslides and slope failures or slope instabilities. Then we'll study about the types of slopes. Then what are the causes of failures, or what are the factors that are responsible for landslides, and then the types of failures as well. So let us start with the introduction. A landslide is defined as the movement of mass or rock, debris or earth down a slope. So लैंडस्लाइड क्या चीज है कि इसमें मूवमेंट ऑफ मैस ऑफ रॉक, ठीक है, इनके रॉक या रॉक का उसका कुछ पार्ट या रॉक डेब्रिस, ये जो लूज मटेरियल जमीन के ऊपर पड़ा होता है, और या फिर मट्टी इटसेल्फ कि उसकी मूवमेंट जो है वो एक ऊंची जगह से जो है ढलवान की तरफ, यानी कि फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर एल्टीट्यूड और हायर एलिवेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर एलिवेशन। अगर कोई भी चीज डेब्रिस, रॉक का मैस या फिर मट्टी या अर्थ इटसेल्फ अगर हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ मूव करे तो उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड्स और टाइप ऑफ मैस वेस्टिंग, इसको यानी कि मैस वेस्टिंग की एक टाइप कंसिडर किया जाता है, which denotes any downslope movement of soil and rock under the direct influence of gravity. And यानी कि मैस वेस्टिंग है, और जिसे हम यानी कि डाउन स्लोप, यानी कि स्लोप में ऊपर से नीचे की तरफ के मूवमेंट के साथ कैटेगराइज करते हैं, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि हमें पता है कि अर्थ और ग्रेविटी अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो कोई भी चीज ग्रेविटी की वजह से वो मूव करेगी तो इट मीन कि वो फ्रीली मूव कर रही है, वो उससे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। सो लैंडस्लाइड्स को इस आप कह लें कि इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। सो लैंडस्लाइड ऑकर व्हेन द स्लोप चेंजेस फ्रॉम अ स्टेबल टू एन अनस्टेबल कंडीशन। ऑब्वियसली जब जमीन की जो स्लोप है अगर वो स्टेबल है तो इट मीन कि लैंडस्लाइड नहीं होंगे, जब वो अनस्टेबल हो गई तो लैंडस्लाइड होंगे। A change in the stability of slope can be caused by a number of factors acting together or alone. अब हमने जिस तरह ऊपर बात की कि लैंडस्लाइड्स में हम क्या कहते हैं कि जब स्लोप जो है वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए तब लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब वो कहते हैं कि ये स्लोप जो है जब ये अनस्टेबल होती है तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। अब वो फैक्टर्स काफ़ी एक से ज़्यादा फैक्टर्स, या तो वो एक से ज़्यादा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं अनस्टेबिलिटी के लिए, या फिर अकेला एक फैक्टर भी काफ़ी है कि वो अनस्टेबिलिटी वाली की सिचुएशन को क्रिएट करें। तो इन एनी केस लैंडस्लाइड्स जो हैं वो होंगे। अब these are the types of slope instability or landslides, ठीक है। The first one is slides, then falls,
then topples, then lateral spread, then flows, and then complex one. So let us discuss these types one by one. The first one is slides. Slides में क्या होता है कि slides is the movement involves shear displacement along one or more surfaces or within a relatively narrow zone which are visible or may reasonably inferred. तो स्लाइड्स में वो कहता है कि यानी कि जमीन का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन, ठीक है, वो क्या करता है कि शीयर फेलियर की वजह से डाउन स्लोप मूवमेंट मूव करता है। अब शीयर फेलियर हमें पता है कि मतलब दो प्लेन्स अगर एक मतलब रिलेटिवली मूव करें, एक जो है वो कम मूव करे और एक ज़्यादा मूव करे, या एक अपनी जगह पर रहे दूसरा मूव कर जाए, तो उसे हम शीयर फेलियर कहते हैं, ठीक है। और इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक का नाम रोटेशनल है और दूसरा ट्रांसलेशनल। सो द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल। अब दोनों में जो है मैस जो है वो मूव करेगा नीचे। अब ये एक जो लाइन लगी हुई है ये देखें, और ये ट्री जो है इनिशियली, यानी कि इनिशियली इस की जो है ना पोजीशन, या इस अर्थ की या इस जगह की जो पोजीशन थी वो इस फॉर्म में थी। फिर किसी भी वजह से अनस्टेबिलिटी हुई, ठीक है। अभी हम उन रीजंस में नहीं जा रहे कि किस वजह से अनस्टेबिलिटी हुई, अभी हम जस्ट उसकी टाइप्स को देख रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी की टाइप्स क्या हैं। सो किसी भी वजह से अनस्टेबिलिटी हुई, ठीक है, और जो है ना यहाँ से इस सॉइल ने, इस रॉक ने और इस डेब्रिज ने मूव किया फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो अब देख सकते हैं कि ट्री पहले इस पोजीशन में स्ट्रेट था, अब यहाँ पे देखें टिल्ट हुआ हुआ है। और अब इसमें क्या है कि ये जो मटेरियल जो मूव किया है, इसने मतलब आपके लिए एक तरह से सर्कुलर मूवमेंट की है, ठीक है। तो अब इस सर्कुलर मूवमेंट की वजह से हम इसे कहते हैं कि दिस इज रोटेशनल। सो वेयर मूवमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम फोर्सेस दैट कॉज अ टर्निंग मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द यूनिट। यानी कि यहाँ पे किसी किसी जगह से वो एक अब एक पॉइंट के गिर्द वो मूव कर रहा है, यानी कि टर्निंग, जिस तरह सर्कल में कोई चीज मूव करे तो वो जो सेंटर है, सेंटर के गिर्द घूमती है, ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पे भी एक सर्कुलर मूवमेंट क्रिएट हो रही है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज रोटेशनल। द सरफेस ऑफ रप्चर concave upwards, so obviously this is concave upward, ठीक है। दिस इज द रोटेशनल स्लाइड, जिसको आप फर्दर वो एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि इनिशियली देखें वो यहाँ से यूँ स्ट्रेट हुआ होगा, लेकिन बाद में वो देखें कि काफ़ी सारे जो है सरफेस ऑफ रप्चर्स हैं, देखें एक ये सर्कुलर मूवमेंट हुई है, फिर इसी तरह ये हुई है, फिर इसी तरह ये हुई है, फिर ये तीन चार। तो दिस इज द टाइप ऑफ रोटेशनल स्लाइड्स। ये उसकी रियल लाइफ या रियल टाइम एग्जांपल है सर्कुलर मूवमेंट की। देन वी हैव ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल में क्या होता है कि सीधा सीधा स्ट्रेट जो है ना डाउनवर्ड मूव करती है कोई भी चीज़, सारी की सारी, मतलब एक रॉक का पार्ट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई होप ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर कर देगी कि एक पार्ट ने सीधा सीधा स्लाइड जो है ना नीचे मूव किया, यानी कि सर्कुलर मूवमेंट नहीं थी उसकी, डाउनवर्ड उसने क्या कर दिया, एक प्लेनर सरफेस पे उसने सीधा नीचे की तरफ मूव कर दिया। और यहाँ से भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इनिशियली अगर इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, ये ट्री स्ट्रेट था, तो क्या हुआ कि यहाँ पे कोई फेलियर आया या अनस्टेबिलिटी हुई, और ये पूरे का पूरा पार्ट पोर्शन जो है वो नीचे मूव कर गया, और ट्री अभी भी उसी स्ट्रेट पोजीशन में है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मूवमेंट और ट्रांसलेशनल स्लाइड्स, ठीक है। चूँकि ये स्लाइड की फर्दर टाइप है, तो रोटेशनल स्लाइड्स एंड ट्रांसलेशनल स्लाइड्स। देन वी हैव फॉल्स। फॉल्स यानी कि सिंपल है कि सीधा सीधा कोई चीज़ गिर जाना ऊपर से नीचे, फ्रीली फॉल करना अंडर ग्रेविटी, ठीक है, तो उसे हम फॉल्स कहते हैं। द mass in motion travels most of the distance through the air. Falls include free fall movement by leaps and bound and rolling of fragments of bedrock or soil। यानी कि फ्रीली कोई चीज़ फॉल करे हवा में,
ठीक है। जमीन के ऊपर जब वो नीचे गिरे तो वो जमीन को टच ना करे, सो इसे हम कहते हैं कि फॉल, यानी कि गिर जाना कोई चीज। अगर कोई चीज जमीन के साथ सिरक के गिरे, नीचे आए, तो उसे हम फॉल नहीं, उसे हम कहेंगे स्लाइड। ठीक है। नाउ अनदर वन टाइप इज टॉपल्स। टॉपल्स का ये है कि मतलब नीचे वाला भी लूज है मटेरियल, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला इतना लूज हो गया कि ये इसके ऊपर से यूं करके स्लाइड करके आ जाएगा, तो इसे कहते हैं टॉपल अप, यानी कि एक के ऊपर दूसरे ने स्लाइड किया या दूसरा मूव किया, गिर गया नीचे। ठीक है। सो अब ये देखें, ये आपको ये शेडेड जो पार्ट में ये इस रॉक का जो है ओरिजिनल पोजीशन दिखाया हुआ है। ठीक है। और इसी तरह ट्री ये कहीं यहाँ पे था, तो अब ये क्या, अब ये नीचे भी है, ये भी लूज हुआ हुआ है, लेकिन ये वाला जो ज्यादा लूज है जो ऊपर टॉप पे है, वो ऊपर इसके ऊपर से गिर रहा है, तो इसे हम टॉपल अप कहते हैं। ठीक है। और ये भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द जो है मूव करता है, मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी जो मूवमेंट है वो रोटेशनल के ऑपोजिट है, मतलब है वैसी ही चीज, लेकिन उसमें कनकेव अपवर्ड था, इसमें कनकेव डाउनवर्ड है। ठीक है। देन वी हैव lateral spreads. Lateral spreads are disturbed lateral extension movement in a fractured mass. Two subgroups are identified. Where the spread is without a well-defined controlling vessel, shear surface or zone of plastic flow in which extension of rock or soil result from liquefaction or plastic flow of sub-adjacent material. अब इसमें क्या होता है कि लेटरल स्प्रेड्स में कि एक में हमने अभी पीछे जो देखा कि टॉप टू बॉटम मूव करती है कोई चीज, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर एलिवेशन टू द लोअर, बट इसमें क्या होता है कि लेटरली जमीन ना, मतलब लेटरली यानी कि आप ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अप एंड डाउन, कहीं पे नीचे चली जाती है, कहीं पे ऊपर हो जाती है, तो वो नीचे कहीं पे प्लास्टिक फ्लो या कहीं पे लिक्विफेक्शन हो जाती है, लिक्विड के। ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि कुछ पार्ट उसका नीचे धंस जाता है जमीन में, कुछ ऊपर रह जाता है, कुछ ऊपर चला जाता है। सो नीचे कोई भी आ, जो है ना, आप कह लें कि अनस्टेबिलिटीज या कुछ इस तरह से आ जाए, तो वही अनस्टेबिलिटी फिर ऊपर सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इसे हम लैटरल स्प्रेड कहते हैं। देन वी हैव फ्लोज। तो फ्लोज की वो कहते हैं कि दो टाइप्स हैं, मतलब दो सब टाइप्स में इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज बेड रॉक, वेयर flows include specially continuous deformation and superficial as well as deep creep. They also involve extremely slow and generally non-accelerating differential movement among relatively। अच्छा, फ्लो में जस्ट नाम याद, जिस तरह पानी बहता है ना, फ्लो करता है। ठीक है। अब ये जो बेड रॉक वाला फ्लो है वो इस तरह से है कि कोई भी चीज ऊपर से स्लाइड करेगी, लेकिन इतना स्लोली वो स्लाइड करेगी कि उसकी ना कोई आवाज होगी, ना ऐसा कोई हजर्ड होगा, ना डैमेज होगा, तो उसे हम कहते हैं कि बेड रॉक। ठीक है। फ्लो की एक टाइप है बेड रॉक, यानी कि इतनी वो ज्यादा जो है ना, आपके लिए उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता बंदा, स्लोली बिल्कुल एक स्मूथ वेलोसिटी के साथ और बिल्कुल बगैर शोर किए वो डाउनवर्ड जो है वो मूव करती है। So movement may be along shear surfaces that are apparently not connected, results in folding, bending or bulging, or roughly simulates those of viscous flows in distribution of velocity. ठीक है। Then flows in soils in which the movement within the displaced mass is such that the form taken by moving material or the apparent distribution of velocity and displacement resemble those of viscous fluids. अब ये फ्लोज इन सॉइल्स का ये मतलब है कि पिछला जो फ्लो था और ये वाला, ये एक डिफरेंट सेंस में है। जिस तरह पानी बहता है ना, क्योंकि वो रिलेटिवली फास्टर रेट से, फास्टर वेलोसिटी से मूव करता है, तो आप कह लेंगे जिस तरह गारा बन जाए और वो ऑलमोस्ट फ्लूडिटी, यानी कि मिट्टी में इतना पानी आ जाए तो एक तरह से फ्लूड बन जाए, ये सेमी सॉलिड बन जाए, तो वो फ्लो जब करता है टॉप टू बॉटम, सो वो जस्ट लाइक वाटर फ्लो करता है। ठीक है। और उसका आपके लिए वो आवाज़ भी होती है और वो शोर करके वो नीचे मूव करता है।
So the slip surface within the moving material are usually not visible, or sorry, फ्रोजन सॉइल वाला जो है ये दिस इज नॉट विजिबल, ठीक है। और मतलब ये वही चीज़ है कि जो बेड रॉक वाली चीज़ मैं बता रहा था आपको कि मतलब ये उसी की कंटिन्यूटी है, नॉट विजिबल और शॉर्ट लिव, ठीक है। तो बाउंड्री बिटवीन मूविंग मास एंड मटेरियल में बी अ शार्प सरफेस ऑफ डिफरेंशियल मूवमेंट और अ जोन ऑफ डिस्टर्ब शेयर मूवमेंट रेंजेस फ्रॉम एक्सट्रीमली रैपिड टू एक्सट्रीमली स्लो, यानी कि मूवमेंट जो है वो बहुत तेजी से जो है वो रेंज करती है टू एक्सट्रीमली स्लो, बहुत तेज मूवमेंट भी हो सकती है और बहुत स्लो भी हो सकती है। तो ये देखें, ये एक चैनलाइज्ड मड फ्लो है। अब यहाँ से ये इतना स्लोली स्लोली ये मूव किया, ये सारे का सारा एरिया, तो ये चैनलाइज्ड, दिस इज कॉल्ड मड फ्लो। दिस इज द डेब्रिज एवलांच। अब यहाँ पे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग कहती है कि ये यहाँ पे जो मूवमेंट है वो बहुत तेज हुई होगी, क्योंकि ये अब एक तरह से आप स्ट्रीम टाइप या जो भी नाली टाइप बन गई है, और ये डेब्रिस है, मतलब जो लूज मटेरियल है वो टॉप टू बॉटम जो है मूव कर रहा है, जस्ट लाइक लिक्विड, ठीक है, पानी की तरह से बह गया नीचे। डेब्रिस एवलांच। अब देखें यहाँ पे कि अब हमने पीछे बात की थी कि मूवमेंट ऑफ रॉक, मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस, ठीक है, और अर्थ। तो इनमें से कोई भी चीज जब डाउन डाउन स्लोप मूव करे तो उसे हम कहते हैं स्लोप इंस्टेबिलिटी और लैंडस्लाइड, ठीक है। तो अब ये जो दो फिगर्स हैं, एक में डेब्रिस फ्लो है और एक में अर्थ फ्लो है, ठीक है। तो डेब्रिस का आपको पता है कि ये जो जिसे हम देसी जुबान में गंद वगैरह कहते हैं, जो जो लूज मटेरियल है जमीन की सरफेस पे, वो जो फ्लो करें, ठीक है। तो ये डेब्रिस था यहाँ पे कोई, और वो मूव किया, और इसी तरह यहाँ पे अर्थ जो थी वो इस फॉर्म इस पोजीशन में थी, तो वो फिर डाउन स्लोप मूव की। ये देखें, तो अब वो कह रहे हैं कि दिस लैंडस्लाइड एंड डेब्रिस फ्लो ऑकर्ड इन। अब देखें, ये लैंडस्लाइड भी है और डेब्रिस फ्लो दोनों है, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो है वो एरिया जो है वो उसमें भी सारे का सारा उस वो भी मूव किया और नीचे से मिट्टी ने भी मूव किया। सो occurred in the spring of 1995, many people were evacuated because of the slide and the houses nearest the slides were completely destroyed. Fortunately, no one was killed and or injured. तो उन्होंने पहले से ही आप कह लें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए थे, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। एंड कॉम्प्लेक्स क्या है कि द कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर, जो पीछे हमने 4-5 टाइप्स पढ़ी हैं, उनमें एक या एक से ज़्यादा की जो मूवमेंट है, जब वो कंबाइंड मूवमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्लोप इंस्टेबिलिटी। So many landslides are complex, although one type of movement generally dominates over the other at certain areas within a slide or at a particular time. तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये होता है कि ये जो लैंडस्लाइड्स हैं वो ये कम्प्लेक्स होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा टाइप्स हो रही होती हैं, एक से ज़्यादा टाइप की जो लैंडस्लाइड हो रही होती है, लेकिन एक टाइम पे या एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो एक टाइप ऑफ लैंडस्लाइड है वो डोमिनेट कर रही होती है, ठीक है। तो किसी दूसरी लोकेशन पे किसी दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो है वो कोई दूसरी टाइप जो है वो डोमिनेट कर रही होगी। लाइक किसी एक जगह पे डेब्रिस जो है वो डोमिनेट करेगा, यानी कि ज़्यादा डेब्रिस होगा और वो मूव करेगा, या फिर किसी दूसरी जगह पे में भी लैंडस्लाइड जो अर्थ फ्लो है वो ज़्यादा हो, या फिर किसी तीसरी जगह पे जाके रॉक फ्लो जो है वो ज़्यादा हो या डोमिनेट कर रहा हो सिनेरियो में। So this is the complex type of slope instability. Now we have creep. Creep क्या है कि creep is the imperceptibly slow, steady downward movement of slope forming soil or rock. Movement is caused by shear stress sufficient to produce permanent deformation, but too small to produce shear failure. अब वो कह रहे हैं कि जो creep है, जिस तरह जो पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया
कि बहुत स्लो मूवमेंट होती है जो विजिबल इतनी नहीं होती। जो क्रीप जो है बिल्कुल ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। ये इम्पॉसिबली बहुत ज़्यादा ही स्लो होती है, ठीक है, और स्टेडी आराम से और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, मतलब वो नोटेबल नहीं होती, ठीक है। हाँ, जब वो हो जाए और कुछ काफ़ी अरसे बाद जाके वो फील होता है कि ये जो है एरिया जो है इसमें शेयर फेलियर आया है, ठीक है। और इसके वो कह रहे हैं कि जनरली 3 टाइप्स हैं, एक सीजनल, कंटिन्यूस एंड देन प्रोग्रेसिव। सीजनल क्या है कि मतलब सीजन वाइज वो जो है ना उसमें कुछ फेलियर आए, वेयर मूवमेंट इज विद इन द डेप्थ ऑफ सॉइल अफेक्टेड बाय सीजनल चेंजेस इन सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल टेम्परेचर। अब हमें पता है कि जिस तरह पाकिस्तान में 4 सीज़न है, तो चारों सीजन्स में मॉइस्चर या जो रेनफॉल है वो वेरी करती है, इसी तरह जो टेम्परेचर है वो भी वेरी करता है। तो उस चेंजेस की वजह से उस जगह में कोई आप कह लेंगे शेयर फेलियर आ जाए, ठीक है। तो कंटिन्यूस टाइप जो है उसमें मतलब कंटिन्यूसली उसमें शेयर फेलियर हो रहा होता है, और वो फेलियर इतना मतलब ज़्यादा होता है उसकी इंटेंसिटी, तो वो जो शेयर उसकी मटेरियल की जो अपनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उससे ज़्यादा हो रहा होता है, मतलब वो फेलियर या उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो कंटिन्यूसली जो है मूव कर रहा होता है। प्रोग्रेसिव क्या है कि वेयर स्लोप्स आर रीचिंग द पॉइंट ऑफ फेलियर एट अदर टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट, जहाँ पे स्लोप्स जो हैं वो that reach to the point of failure as the types of mass movement। तो मतलब वो जिस तरह बाकी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हमने डिस्कस किए तो प्रोग्रेसिव इज वन ऑफ देम, एंड creep is indicated by curved tree trunks, bent fences or retaining walls, tilted poles or fences, and small soil ripples or ridges। ये बातें करती हैं, अगर आप की इंग्लिश आई होप इतनी अच्छी होगी कि क्रीप जो है वो इन चीज़ों से इंडिकेट होता है। तो लेट मी शो यू कि ये जो चीज़ें बातें हमने देखी की हैं, कि कर्व ट्री ट्रंक्स क्या होते हैं, बेंट फेंसेस क्या होती हैं, या बेंट जो है रिटेनिंग वॉल्स क्या होती हैं, या टिल्टेड पोल्स या फेंसेस क्या होते हैं, तो वो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रीज हैं इनके जो ट्रंक्स हैं, इस पोर्शन को ट्रंक कहते हैं, देखें कर्व्ड हैं ये सब के। इट मीन ये सारे का सारा ऊपर वाला एरिया ना आहिस्ता 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 वो मूव कर रहा है, तो इसे हम क्रीप कहते हैं। अच्छा, कर्व्ड ट्री ट्रंक। अच्छा, टिल ये जो टिल्टेड फेंसेस है, ये तो कोई बाड़ लगी हुई है फेंस है जो कि इनिशियली स्ट्रेट थी, बट अब क्रीप की वजह से वो टिल्ट हो गई है। इसी तरह रिटेनिंग वॉल जो है ये देखें ब्रोकन हो गई है, और ये भी टिल्ट हो गई है। और ये पूरे चूंकि जोन में पूरा ये जो जोन है इसमें क्रीप हो रही है, तो ये देखें रोड में भी आप आहिस्ता आहिस्ता से टेंसाइल क्रैक्स आ गए नीचे वाली साइड पे। हाँ, ये चीज़ देखें जो हमने बात की कि कर्व ट्री ट्रंक्स, ये देखें इसी तरह ये चीज़, ये जो है दिस इज द इंडिकेशन ऑफ क्रीप। So far we were discussing different types of landslides, okay, and that was the first part of our lecture. So now we are at the second part of lecture, which is 10B, and in this part we will discuss the causes of landslides. So what are the causes of landslides? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको क्लियर कर दूँ, दिस इज जियोलॉजी, and this geology is more related to with uh, pure geology। बीइंग अ सिविल इंजीनियर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब हमारी आप कह लें एक तरह से हमारे स्कोप से बाहर होती हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो कि मतलब हमें बाहर है, हमारा कंसर्न चूँकि इससे थ्रू आउट द इंजीनियरिंग या यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि जो फिर ऑन द स्पॉट जहन में नहीं रहती। तो इन केस अगर मैं कोई एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो आप लोग फिर उसको गूगल या डिक्शनरी पे देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
हाँ, अगर कोई टेक्निकल चीज़ होगी तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। अच्छा, लैंडस्लाइड कॉजेज, द फर्स्ट कॉज इज जियोलॉजिकल कॉज। सो मतलब जियोलॉजी, जियोलॉजी का हमें पता है कि स्टडी ऑफ अर्थ को कहते हैं। अब ज़मीन में कोई जियोलॉजी की के एक्सपेक्ट से जो चेंजेस आए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं कि दिस इज द जियोलॉजिकल कॉज ऑफ लैंडस्लाइड, ठीक है। सो जियोलॉजिकल कॉज में फर्स्ट इज वीक और सेंसिटिव मटेरियल। तो मटेरियल जो है वो वीक है या सेंसिटिव है। सेंसिटिव मीन के अब कह लें कि लाइक अगर लाइमस्टोन है और कहीं से पानी आ जाए तो ऑब्वियसली लाइमस्टोन तो डिजॉल्व हो जाएगा, तो दैट इज सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है। इसी तरह दिस इज वन एग्जांपल। देन वेदर्ड मटेरियल, ठीक है, इसकी वेदरिंग हुई हो, कोई ऐसा मटेरियल जिसकी वेदरिंग हुई हो, देन वेदरिंग हो के फिर वो डाउन डाउन मूव करे। शीयर्ड, जॉइंटेड और फिशर्ड मटेरियल, कहीं पे जॉइंटेड मटेरियल हो कोई ऐसा, ठीक है, या कहीं पे शीयर फेलियर हुआ हो, तो वो फिर ज़ाहिर जॉइंट जो है उसको फेल होना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू अ फर्म रॉक और मटेरियल, ठीक है। एडवर्सली ओरिएंटेड डिसकंटिन्यूटी, बेडिंग, schistosity, fault, unconformity, contact, and so forth. Okay. And then contrast in permeability or stiffness of material. Okay. Permeability एक property है of material which allows the passage, which allows the passage of water through it, ठीक है। और वो कहते हैं कि permeability में कोई change आ जाए या उस मटेरियल के किसी स्टिफनेस में कोई चेंज आ जाए तो उस वजह से भी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं रीजन हमने पढ़ी हैं, दी अगर इनमें से कोई एक रीजन हो तो हम कहेंगे दिस इज द जियोलॉजिकल कॉज। और एंड रिजल्ट क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल कॉज। तो मॉर्फोलॉजिकल कॉजेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, टेक्टोनिक और वोल्केनिक अपलिफ्ट। तो टेक्टोनिक प्लेट्स हमने अपने स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था कि प्लेट्स हैं वो उनकी रिलेटिव मूवमेंट होती है। तो अगर कोई इस वजह से कोई जो टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई मूवमेंट आ जाए और उस वजह से भी कोई लैंडस्लाइड हो सकता है। सिमिलरली वोल्केनिक, कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है, कोई लावा जो है सरफेस पे आ गया, ठीक है, तो या मैग्मा लावा सरफेस पे आ गया तो उस वो भी जो है ना लैंडस्लाइड कॉज करता है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल कॉज, ठीक है। सिमिलरली ग्लेशियल रिबाउंड, फ्लूवियल वेव और ग्लेशियल इरोजन ऑफ स्लोप, ठीक है, देन सबटेरेनियन इरोजन, डिपोजिशन लोडिंग, वेजिटेशन रिमूवल, थॉइंग, फ्रीज एंड थॉइंग, श्रिंक एंड स्वेल। अच्छा, बाकी तो मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं। वेजिटेशन रिमूवल, ठीक है। फ्रीज थॉ जो है, फ्रीज थॉ ये होता है कि हमें पता है कि चूंकि ज़मीन के अंदर या कोई भी सरफेस हो, इवन कंक्रीट के अंदर जो है वो एयर वॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब उन एयर वॉइड में अगर सर्दियों में पानी चला जाए तो होगा क्या कि वो सर्दियों में चूंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो पानी जो है वो पहले वाटर था, बाद में वो सर्दी की वजह से क्या हो गया कि वो सॉलिडिफाई हो गया, मतलब आइस बन गया। तो अब आइस जब बनेगा तो वो तो फिर सॉलिड बन जाएगा और वो सॉलिड फिर उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो वो फिर क्या करेगा कि जिस भी मटेरियल कंक्रीट के अंदर है, कंक्रीट में तो होता है, उसमें भी फ्रीज थ्रो इसे कहते हैं। इस तरह सॉइल के अंदर हो तो वो सॉइल पे या जिस जहाँ पे भी वो फ्रीज हुआ हो तो वो प्रेशर एग्जर्ट करता है ऑन द वॉल्स, ठीक है। अब उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि फर्दर क्रैक्स आते हैं और मटेरियल जो है वो लूज हो जाता है और वो फिर मूव करता है नीचे। तो इस तरह से लैंडस्लाइड होता है। श्रिंक एंड स्वेल में भी कि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो स्वेलिंग हो जाती है किसी मटेरियल में। सिमिलरली अगर कम हो जाए तो श्रिंकेज हो जाती है।
तो उस वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं, और इसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कॉजेज। ये सारे के सारे जो है मॉर्फोलॉजिकल कॉजेज हैं। देन ह्यूमन कॉजेज, मतलब जो हम काम करते हैं, मतलब हमारी वजह से जो लैंडस्लाइड होते हैं, वो क्या, मतलब ह्यूमन क्या अपना रोल प्ले करता है लैंडस्लाइड्स में। एक्सकेवेशन ऑफ स्लोप और इट्स टोज, कि स्लोप को आपने रिमूव कर दिया, मतलब कहीं पे स्लोप थी, आपने स्लोप को रिमूव कर दिया, या उसकी बेसमेंट जो टो है नीचे, उसको रिमूव कर दिया, तो उसको खाली वहाँ से कोई एक्सकेवेशन कर दी, मिट्टी निकाल दी, तो क्या होगा कि फिर आपने जब स्लोप रिमूव कर दिया, टो नीचे से उसकी आप तरह से एक तरह से जो सपोर्ट थी वो खत्म कर दी, तो क्या होगा कि लैंडस्लाइड होगा। सिमिलरली लोडिंग ऑफ स्लोप और इट्स क्रेस्ट, क्योंकि स्लोप थी उसके ऊपर आपने और मटेरियल ला के डाल दिया, वो ऑब्वियसली वो मटेरियल लूज है, और वो फिर जो है ना मटेरियल जो डाउन हिल इजीली मूव करेगा। ड्रॉ डाउन ऑफ रिजर्वायर्स, ठीक है। देन डिफॉरेस्टेशन, दरख्त काटेंगे तो ऑब्वियसली चूँकि इसके रूट्स जो हैं वो ज़मीन को या मिट्टी को पकड़ती हैं, अगर वो काट देंगे तो क्या होगा, लैंडस्लाइड होंगे। इरिगेशन, माइनिंग, आर्टिफिशियल वाइब्रेशन और वाटर लीकेज फ्रॉम यूटिलिटीज। इरिगेशन में भी पता है, माइनिंग का भी पता है। आर्टिफिशियल वाइब्रेशन में आप कह लें कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, लाइक हम कहीं पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो होगा क्या कि वो जो ड्रिल जिस टाइम वो कर रहे होते हैं, उस टाइम वो वाइब्रेशन होती है आसपास के एरियाज में, तो दिस इज आर्टिफिशियल वाइब्रेशन। सिमिलरली आप कोई ऐसा और काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई मशीन लगी है, तो उस वजह से वाइब्रेशन हो, और या फिर आपकी कोई यूटिलिटीज़ हैं तो उनसे लीकेज हो रही हो, सो all these comes under the category of human causes, and all these factors result in landslides. Then the question is कि why slopes become unstable. स्लोप हमने पीछे बात की कि लैंडस्लाइड तब होता है कि जब अनस्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जब हम मूव करें, जब वो एरिया जहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ जाए तो लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वाई बिकम अनस्टेबल, कि अनस्टेबल क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन इज कि वाई स्लोप्स बिकम अनस्टेबल। तो अनस्टेबल सिंपल सी बात है कि मैं अगर आपको जस्ट छोटी सी एग्जांपल दूं, छोटी सी, मे भी ये इसके साथ रिलेट ना करे, कि अगर मैं ऐसे पेंसिल को हाथ में ले लेता हूँ और उसको बेंड करने की कोशिश करूँ, तो एक कुछ जब तक मैं स्टार्ट में थोड़ी फोर्स लगा रहा हूँ उस पर, तो वो मैं भी उसको रिजिस्ट करे और बेंड ना हो, लेकिन जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जाऊँगा, पेंसिल की या पेन की अपनी जो है ना रेजिस्टिव पावर, यानी कि उसकी अपनी जो शेयर स्ट्रेंथ है इंटरनल, वो कम हो जाएगी, और जो अप्लाइड स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस है, अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो उसकी इंटरनल शेयर स्ट्रेंथ से कम हो जाएगी, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगी और वो टूट जाएगी या बेंट हो जाएगी, ठीक है। सेम इज द केस हियर, कि जो आप फोर्सेस लगा रहे हैं ऊपर, ठीक है, वो ज़्यादा हैं, और उस जगह की जो अपनी कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो गई, तो उस वजह से इसका सिंपल आंसर है कि जैसे ही अप्लाइड स्ट्रेंथ, अप्लाइड स्ट्रेस जो है उसकी शेयर स्ट्रेंथ से कम होगी, तो जो स्लोप है वो अनस्टेबल हो जाती है। फिर फोर्सेस ऑन स्लोप्स, अच्छा फोर्सेस क्या क्या, स्लोप्स पे कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, ग्रेविटी, ठीक है, फिर इसी तरह रेजिस्टेंस, देन शेयर स्ट्रेंथ, सो ऑल factors either increase gravity loads or cause reduction in shear strength। तो अब ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं कि या तो ग्रेविटी लोड्स, जो उसके ऊपर लोड्स हैं, वो उसको बढ़ा देते हैं,
और यानी कि ऊपर से कोई लोड जो है वो ज़्यादा वो बढ़ गया, ठीक है, लोड बढ़ गया, या फिर दूसरे अल्फाज में उसकी जो अपनी shear स्ट्रेंथ है इंटरनल वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सो कॉजेज एंड इंस्टेबिलिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल डेफिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन ये है कि shear स्ट्रेंथ डिवाइड बाय shear स्ट्रेस। सो तरजागी एक साइंटिस्ट है या जियोलॉजिस्ट है जिसने लैंडस्लाइड को डिवाइड किया एक्सटर्नल कॉजेज में और इंटरनल कॉजेज में। तो एक्सटर्नल कॉजेज कौन से हैं, विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन shear स्ट्रेस, तो वो आ गए इंटरनल कॉजेज, सॉरी एक्सटर्नल कॉजेज, कि जिनकी वजह से shear स्ट्रेस जो है, जो अप्लाइड shear स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉजेज। लाइक अगर मैं पेंसिल पे जोर लगा रहा हूँ, बेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो एक्सटर्नल कॉज है, मैं बाहर से कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब shear स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। इंटरनल कॉज क्या है कि जो पेंसिल की अपनी जो shear स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। सो इन एक्सटर्नल कॉजेज एंड इंटरनल कॉजेज, and then there are also causes affecting simultaneously both terms of the factor of safety ratio। तो कुछ causes ऐसे भी होते हैं कि जो at the same time दोनों को affect कर रहे होते हैं, या at the same time वो एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। सो कॉजेज ऑफ इंस्टेबिलिटी, ये एक्सटर्नल कॉजेज की जो है एग्जांपल्स हैं, एक्सटर्नल कॉजेज। सो एक्सटर्नल कॉजेज में इंक्रीज्ड shear स्ट्रेस, ज्योमेट्रिकल चेंजेस, अनलोडिंग ऑफ स्लोप टो, लोडिंग ऑफ स्लोप क्रेस्ट, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉक्स एंड वाइब्रेशन भी देख चुके हैं। ड्रॉ डाउन, चेंजेस इन वाटर रिजीम, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल में या सरफेस पे जो वाटर था उसमें कोई चेंजेस आ गई, कम या ज़्यादा हो गया। एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल कॉजेज रिजल्टिंग इन, ये इंटरनल कॉजेज की एग्जांपल्स हैं। डिक्रीज्ड shear रेजिस्टेंस, प्रोग्रेसिव फेलियर, वेदरिंग, सीपेज इरोजन, ये सारी सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। So these are the examples of external and internal causes। A slope failure will occur whenever the shear stress exceeds the shear strength of soil। मतलब ये वही बात जो मैं कर चुका हूँ, जब shear stress जो है वो उसकी shear strength से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो slope failure होगा। The shear strength of the soil must be greater than shear stress required for equilibrium to avoid failure। यानी कि the shear strength जो है वो, यानी कि वो जो ज़मीन के अंदर अपनी जो shear स्ट्रेंथ है वो जब तक ज़्यादा होगी या इक्वल होगी shear स्ट्रेस के, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम में रहेगा या फेलियर जो है वो नहीं होगा। तो इट मीन्स के shear स्ट्रेंथ जो है, अगर हमने इक्विलिब्रियम को अचीव करना है, अटेन रखना, मेंटेन रखना, तो द shear स्ट्रेंथ जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द shear स्ट्रेस। Causes of slope failure can be broadly grouped into two major categories। तो ये दो साइंटिस्ट थे 2005 में, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो कॉजेज ऑफ फेलियर्स हैं, डंकन एंड राइट के, जो उन्होंने कॉज ऑफ फेलियर को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज डिक्रीजिंग shear स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजिंग shear स्ट्रेस। तो shear स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी। सिमिलरली shear स्ट्रेस अगर जो ज़्यादा होगी तो इंस्टेबिलिटी आएगी। एक चीज़ याद रखें, स्ट्रेस जो है ना वो हमेशा एक्सटर्नल होती है, वो अप्लाई होती है, ठीक है। जिस तरह जोर लगना या फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सेम चीज़ है कि फोर्स का लगाना या shear स्ट्रेस लगाना। और स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी चीज़ की अपनी स्ट्रेंथ, रेजिस्टिव पावर होती है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं। डिक्रीज इन, मतलब ये दो फैक्टर्स जो इन्होंने बताए, डिक्रीज इन shear स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज इन shear स्ट्रेस। तो इसमें देखें, इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, टेंशन क्रेक, swelling, development of slicken sides, decomposition of clay rock fills, creep, leaching, strain softening, weathering, cyclic loading।
अच्छा, इंक्रीजिंग पोर वाटर प्रेशर के ज़मीन के अंदर जो पोर्स हैं उनमें पानी जो है मतलब होता है, ठीक है। अब अगर वो एक लिमिट से इंक्रीज करता है तो क्या होगा कि उसकी shear स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली टेंसाइल क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, फिर स्वेलिंग भी हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ सिलिकॉन साइड क्या चीज़ होती है कि ये मैं अगर आपको पीछे दिखाऊं, सिलिकॉन साइड यहाँ पे मैंने कहीं लिखा था, हाँ ये सिलिकॉन साइड देखें। In geology, silicon side is a smoothly polished surface caused by frictional movement between rocks along the two sides of a fault. This surface is normally striated in the direction of movement. यानी कि एक स्मूथली पॉलिश्ड सरफेस। अब अगर दो बिल्कुल स्मूथ सरफेसेस आपस में मीट होंगी तो क्या उनके दरमियान रेजिस्टेंस कम, सॉरी फ्रिक्शन कम होगी। फ्रिक्शन कम होगी तो वो स्लाइडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन साइड ये इस चीज़ को कहते हैं। देन डिकम्पोजिशन ऑफ क्लेई रॉक फिल, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लेई रॉक फिल्स। और मतलब कहीं पे क्ले के साथ आपने रॉक फिल्स थी तो उनकी डिकम्पोजिशन होगी किसी तरह से। देन क्रीप, क्रीप हुई वो स्टडी मूवमेंट जो है, सॉरी, ब्लीचिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, वेदरिंग, साइक्लिक लोडिंग। अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं वन बाय वन आगे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। सो इंक्रीज पोर वाटर प्रेशर क्या करता है जी, रिड्यूस्ड इफेक्टिव स्ट्रेस। सो राइज इन ग्राउंड वाटर टेबल। अब वही बात मैंने की है कि ग्राउंड वाटर टेबल जैसे इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, सीपेज होगी और उसके बाद या हैवी रेनफॉल होगी तो उस वजह से पानी जो है वो पोर्ट में चला गया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि परमिएबिलिटी, क्योंकि हमें पता है सॉइल जो है हाईली परमिएबल है और मतलब जब पानी नीचे के अंदर चला गया, यानी कि ऊपर से इतना पानी आया कि नीचे चला गया और फिर नीचे से जमीन, क्योंकि पानी जो है हर चीज़ को वो कर देता है, फ्लूइड बना देता है। तो कोई एक तरफ पहले अगर रॉक थी तो वो बाद में सेमी सॉलिड या फ्लूइड टाइप बन गई तो ओब्वियसली फिर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अपनी रिड्यूस कर जाता है। तो ये मतलब जिससे वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉज इंक्रीज फॉर वाटर प्रेशर। बाकी ये इंग्लिश आप देख लें, सिंपल सिंपल सी यही बातें जो मैंने एक्सप्लेन की है यही है। देन क्रैकिंग, क्रैक्स का भी आई होप आप सबको आइडिया कि वो क्या चीज़ होती है। वो किसी भी वजह से डेवलप हो सकते हैं, अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। देन स्वेलिंग, स्वेलिंग की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस वजह से हाई टेम्परेचर में भी स्वेलिंग होती है। सिमिलरली फ्रीज थॉर जो रिएक्शन हमें पड़ा कि जब वो पानी जो सर्दियों में फ्रीज हो जाए और सॉलिड बन जाए तो वो क्या करता है, क्रैक्स डेवलप करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो वो भी एक चीज़ एक तरह से स्वेलिंग बन जाती है। So clays, especially highly plastic and heavily over-consolidated clays, are subjected to swell when in contact with water. यानी कि जो क्ले है, क्ले इज अ टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, फाइन सॉइल होती है और इसमें जब पानी आ जाए ना तो ये क्या करती है, स्वेल, फूल जाती है, ठीक है। सो अब एक फूलने से क्या होगा कि low confinement pressure and long periods of access to water promote swell, ठीक है। It has generally not been possible to achieve the same amount of swell in water test, ठीक है। बाकी ये मैंने टेस्ट वगैरह किए। अब स्वेलिंग होगी तो क्या होगा कि उससे अल्टीमेटली उसकी जो shear स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ सिलिकॉन साइड्स, वो मैं ऑलरेडी उसकी डेफिनेशन से आपको बता चुका हूँ कि बिल्कुल दो स्मूथ सर्फेसेज आपस में हो जाए, ठीक है। सिलिकॉन साइड सर्फेसेज डेवलप्स इन क्लेज, especially high plastic clays, as a result of shear on distinct planes on slip, as shear displaying offer, मतलब ये वो सारी एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैसे कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, जस्ट आप देख लें। सिलिकॉन साइड को मैं एक सेल्फ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नॉर्मली ये वो कह रहा है कि क्लेज में जो है ये इस तरह की सर्फेसेज जो बिल्कुल स्मूथ सर्फेसेज डेवलप होती हैं और स्मूथ सर्फेसेज हों तो इट मीन्स कि फिर उनमें यानी कि
रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन कम हो गया, फिर जो है ना शेयर स्ट्रेंथ उनकी डिक्रीज हो जाती है और अल्टीमेटली फिर इंस्टेबिलिटी हो जाती है। देन डीकम्पोजिशन ऑफ क्लेई रॉक फिल्स, क्लेई रॉक फिल्स की डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिकम्पोज कोई भी चीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि उसकी शेयर स्ट्रेंथ जो है वो डिग्रेड होगी, ये कम होगी। क्रीप अंडर सस्टेन लोड्स, क्रीप हम ऑलरेडी देख चुके हैं बड़ी अच्छी तरह से, वो फिगर जो दिखाई थी। फिर एक सस्टेन यानी कि एक स्टैटिक लोड था और उसके अंदर आहिस्ता 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 से उसमें क्या आ गया, फेलियर आ गया, ठीक है। So clays, especially highly plastic clays, deform continuously when subjected to sustained load. तो clays जो है वो मतलब एकदम से डिफॉर्म नहीं होती, तो अंडर सस्टेन आराम आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें जो है वो डिफॉर्मेशन आती है। लीचिंग क्या है? लीचिंग involves changing in the chemical composition of pore water as water seeps through the voids. Leaching of salt from the pore water of marine clays contributes to the development of quick clays which have virtually no strength when disturbed, ठीक है। अब लीचिंग मतलब एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कि इन्वॉल्व केमिकल कंडीशन ऑफ पोर वाटर एंड वाटर सीप थ्रू द वॉइड्स। यानी कि जब मेरीन क्लेज में क्या होता है कि उसमें साल्ट्स और बाकी चीज़ें भी होती हैं, जब पानी इसमें चला जाए तो वो क्या होता है कि वो डिजॉल्व हो जाता है और रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं और उस वजह से वो जो है वो क्ले जो है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर जाता है। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग क्या है कि ब्रिटल सॉइल्स, ब्रिटल एक तो होती है ना डक्टाइल सॉइल, एक होती है ब्रिटल। तो ब्रिटल या रिजिड कोई चीज आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन सॉफ्टनिंग आफ्टर द पीक्स ऑफ द स्ट्रेस strain curve has been reached. The shearing resistance of brittle soil decreases with the increased strain. This type of stress stress behavior makes progressive failure possible and makes it impossible to count on mobilizing the peak strength simultaneously at all points around a shear surface. तो ये कोई कहानी बता रहा है। देन वेदरिंग, वेदरिंग का हमें ऑलरेडी पता है, हमने पीछे लेक्चर्स पढ़े हैं कि वेदरिंग जो है, वेदरिंग इरोजन, वेदरिंग में क्या होता है कि मतलब ऐसी आप कह लेंगे यानी कि रेनफॉल या एयर में कुछ केमिकल या जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, जब रॉक्स को, जब वो सॉइल को, किसी भी एक्सपोज्ड मटेरियल को जब वो एक्सपोज्ड सरफेस को जब वो स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, तो वो क्या करते हैं उसकी जो आउटर जो सरफेस है उसको डिग्रेड करते हैं, तो उससे वेदरिंग होती है। तो वेदरिंग जब होगी, जब वो डिग्रेड मटेरियल लूज होगा तो वो जब मूव करेगा तो ऑब्वियसली वो इंस्टेबिलिटी वो एक तरह से लैंडस्लाइड की ही टाइप बन जाती है। देन साइक्लिक लोडिंग के लोडिंग और अनलोडिंग, यानी कि जो आप कह लें साइक्लिक मीन्स के मतलब एक लोड कुछ देर के लिए आया, फिर ख़त्म हो गया, फिर दोबारा आया, फिर ख़त्म हो गया, तो उस चीज़ से भी आप कह लें कि वो जो भी मटेरियल है अंदर, नीचे मिट्टी है, रॉक है, जो भी है, वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर जाती है। मतलब आप साइक्लिक लोडिंग की ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब जिस तरह हमने पोर वाटर प्रेशर पढ़ा, तो अब उस पोर वाटर प्रेशर उसमें अब पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद अलर्ट से कोई काफ़ी ऐसा बारिशें नहीं हुई जो भी, वो फिर पोर वाटर प्रेशर कम हो गया। सिमिलरली कुछ अर्से बाद दोबारा बारिशें हो गई, दोबारा से पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो अब एक तो ये इटसेल्फ पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, साथ साथ ये एट सेम टाइम ये साइक्लिक लोडिंग भी है, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग। तो ये चीज़ जो है वो आ, किसी भी जो लूज सैंड है या सॉइल है उसकी जो है वो आ, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको लूज कर देता है। देन वी हैव इंक्रीज इन shear स्ट्रेस। अच्छा, दो फैक्टर्स हमने पढ़े थे, तो एक डिक्रीज इन shear स्ट्रेंथ एंड द सेकंड वन इज इंक्रीज इन shear स्ट्रेस। सो
increasing shear stress loads at the top of slope. अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई ऐसी चीज़ इजी है तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूँ, बाकी इसकी इंग्लिश आप खुद रीड कर लेंगे, इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है। लोड एट द टॉप ऑफ स्लोप मतलब कोई एक स्लोप जगह थी, स्लोप थी जिसके ऊपर आपने ला के कोई डंप कर दिया, कोई मटेरियल और डाल दिया ऊपर, तो वो क्या होगा कि उसकी जो नीचे वाली जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो शेयर स्ट्रेस है, वो आपने क्या कर दी, शेयर स्ट्रेस उस स्लोप की बढ़ा दी। ठीक है, आपने और मटेरियल ला कर उस पर डाल दिया, तो वो आपने एक चीज़ स्ट्रेस जो है और उस एरिया को और ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया। वाटर प्रेशर इन द क्रैक्स एट द टॉप ऑफ स्लोप, के वाटर प्रेशर बढ़ गया जी। ये भी सिंपल समझ आने वाली बात है कि टॉप और स्लोप पे जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वाटर प्रेशर बढ़ेगा तो ओबियसली वाटर नीचे परकुलेट करेगा और वो जो है ना शेयर स्ट्रेस एक तरह से बढ़ा रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन सॉइल वेट ड्यू टू इंक्रीज वाटर कंटेंट, ओबियसली पानी उसमें जज़ब होगा तो मिट्टी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है एक सर्टन जो लिमिट तक, तो फिर मिट्टी का जो अपना एक्सल वेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। देन वी हैव एक्सकेवेशन एट द बॉटम ऑफ स्लोप। ठीक है, कि एक स्लोप थी या कोई बेसमेंट थी, रिटेनिंग वॉल थी, उसके नीचे से आप मिट्टी हटा दें, अब कम कर दें, तो क्या होगा कि इनिशियली उसके पास सपोर्ट थी। ठीक है, आपने निकाल दी एक्सकेवेशन, मिट्टी वहाँ से निकाल दी, एक्सकेवेट कर दी, तो ऑटोमेटिकली शेयर स्ट्रेस जो है, अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो बढ़ गई। ठीक है, ड्रॉप इन वाटर लेवल एट द बॉटम ऑफ स्लोप, कि आप वाटर लेवल जो है ड्रॉप हो गया तो फिर भी शेयर स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाती है। अर्थक्वेक शेकिंग, कि अर्थक्वेक्स आ गए तो अर्थक्वेक्स की वजह से ज़मीन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, तो उससे भी क्रैक्स आते हैं और इंस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो अर्थक्वेक्स हमारा अलग से टॉपिक है, उससे भी तब हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि अर्थक्वेक से क्या क्या चेंजेस आती हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, so these are the causes of instabilities, and this was the second part of instability, which was increase in shear stress, और इन सब को हमने वन बाय वन देख लिया। ये बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। आई होप जो बातें मैंने की हैं ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है। ठीक है, इनको आपने रीड कर लेना है और फिर चेकिंग। ठीक है, एंड दैट्स इट। आई थिंक फॉर टुडे इट्स इनफ। This the next part, which is lecture 10C, and this is slope stability. Up till now we were discussing slope or landslide instability. So in our next lecture inshallah we will discuss land stabilities. So that's it for today. Thank you.